तो वेलकम बैक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग काइट्स। तो हमारे पास दो बेसिकली काइट्स हैं यहाँ पे गिवन है। ये ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका नाम काइट है। तो इन दोनों काइट्स के अंदर जो वैल्यू हैं अननोन, बेसिकली वो वैल्यूज़ जो हमें नहीं मालूम, जैसे कि पार्ट नंबर ए में देखते हैं आप, एक लोअर केस लेटर ए लिखा हुआ है, ये हमें नहीं मालूम। और इसी तरीके से बी लिखा है, ये भी नहीं, इधर हमें पता। तो यहाँ पे पार्ट नंबर बी में सी नहीं मालूम। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि अननोन है बेसिकली, ये हमने फाइंड करके दिखानी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से और देखते हैं हम इस काइट को किस तरह सॉल्व करेंगे और इसमें जो ये ए डिग्री है और बी डिग्री मैंशनड है, इसको हम किस तरीके से निकालने जा रहे हैं। तो ये शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। पार्ट नंबर ए है हमारे पास। तो आपको मैं बता चुका हूँ, इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इन शेप्स की जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोग समझ लें कि कोई भी जो शेप है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके साइड्स के बारे में, उसके एंगल्स के बारे में। तभी आप उस फिगर रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं इसको शॉर्टली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी इन हर ज्योमेट्रिकल शेप लाइक काइट, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ट्राइंगल, इन सब के बारे में इस बुक के अंदर मेंशन किया गया है सेपरेट पेज के ऊपर, और प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं। तो वो आप एक बार अच्छे से ज़रूर रीड कर लें। तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल शेप है हमारे पास, ये कहलाती है काइट। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक रफ सी काइट ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। तो जो काइट होती है इसमें आपके पास दो पेयर्स मिलते हैं आपको इक्वल साइड्स के। दो पेयर का मतलब है कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं दो ट्राइंगल मिलेंगे, क्योंकि जब आप इसको इस तरह अगर ज्वाइन कर दें तो ये जो ऊपर है ये भी एक ट्राइंगल बनता है, नीचे भी एक ट्राइंगल बनता है, और ये ऐसे ट्राइंगल है जिनमें दो दो साइड्स इक्वल होती हैं। यानी एक तरह का कहा जा सकता है कि काइट जो होती है, अगर आप इसमें ये वाली डायगोनल मिलाएं, ये ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाएं, तो जो ये जिन दो हिस्सों में डिवाइड होती है वो ट्राइंगल होते हैं, और ऐसे ट्राइंगल होते हैं जिनकी दो दो साइड्स इक्वल होती है, यानी एक तरह के आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं। तो एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स को मिलाने से, जैसे मैंने एक डायगोनल ये मिलाया हुआ है और दूसरा डायगोनल यहाँ से लेके आता हूँ और इस तरह मिला लेता हूँ, तो ये जो जहाँ पे कट करते हैं ये वाला एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल हमेशा किसका बनता है, 90 डिग्री का। इसके अलावा इस काइट के अंदर एक जो एंगल होता है, एक डायगोनल जो होता है बेसिकली, वो इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो वो जो इंटीरियर एंगल है वो मैं यहाँ पे सेपरेट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। लेट्स से आपके पास ये वाली काइट है, तो ये वाला एक डायगोनल है इसमें, जो सबसे आप कह लें लॉन्ग लेंथ वाला डायगोनल है। ये बेसिकली एक इंटीरियर एंगल्स जो है ना, बेसिकली एक डायगोनल जो है एक इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होता है। यानी जैसे अगर यहाँ पे कोई दो एंगल बन रहे होंगे तो जितना एंगल यहाँ पे मौजूद होगा उतना ही एंगल यहाँ पे मौजूद होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। और इस तरह यहाँ पे भी होगा, जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही एंगल यहाँ पे मौजूद होगा। तो इसको कहते हैं कि जी हमारे पास एक डायगोनल ऐसा होता है काइट के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स को क्या कर रहा होता है, बाइसेक्ट कर रहा होता है, उसके दो हिस्से बना रहा होता है। तो हमने ख्याल रखना है कि जब भी इस तरह का आपको डायगोनल नज़र आए तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, और इधर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे। ये एक ही ऐसा डायगोनल आपको मिलता है जो कि इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। तो ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि हमें बताती हैं कि ऐसी शेप जिसमें ये वाली प्रॉपर्टीज़ हों वो काइट कहलाती हैं। तो यही चीज़ों को हमें सोचते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए अब उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूं जो मैंने इस शेप में एक्सप्लेन की है, कि जब आपके पास ट्राइंगल को ये डायगोनल इस तरह आप ड्रॉ कर देते हैं तो इसके ऊपर भी एक ट्राइंगल बन जाता है और नीचे भी एक ट्राइंगल बन जाता है। और वो कैसे ट्राइंगल बनते हैं, ऐसे ट्राइंगल जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाते हैं, यानी जिनमें दो दो साइड्स सेम होती हैं। यहाँ पे उन्होंने खुद से ही काइट इसको मेंशन किया हुआ है और उन्होंने ये डैश भी लगा के दिखाई हुई है। इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का मतलब है ये साइड भी सेम है और ये साइड भी सेम है, और ये एक ही वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो आप इनको कह सकते हैं ये एडजेसेंट साइड है, एक साथ हैं, एक साइड एक, ये दोनों साइड्स एक साथ हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ये बन गया है ऊपर वाला, क्योंकि इसमें दो साइड सेम है, और ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड सेम हो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। तो काइट के अंदर आपको ऊपर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल रहा है। तो आपको याद होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी 11A में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस ट्राइंगल में सिर्फ दो साइड सेम नहीं होती थी, इस ट्राइंगल में उन दो साइड से मिलने वाले एंगल भी सेम होते थे, जिनको बेस एंगल कहा जाता था। तो इन दो साइड से जो मिलने वाला, एक तो 100 लिखा हुआ है, ये वाला बेस एंगल है जिस पे बेसिकली ये दोनों साइड्स कनेक्ट हो रही हैं बेस के तौर पर। तो ये जो बेस एंगल होते थे ये भी उसमें सेम होते हैं। जब भी दो साइड सेम होती हैं उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो यहाँ पे होता है वो भी सेम ही होता है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो भी A डिग्री है, तो इधर भी जो एंगल होगा इस साइड का वो भी क्या होना चाहिए, वो भी होना चाहिए A डिग्री।
ठीक है। और इसकी रीज़न आप लिख सकते हैं, इसकी दो रीज़न बन सकती हैं, एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिहाज से भी और एक काइट के फिनोमेना के लिहाज से। तो जो काइट का फिनोमेना है वो इस चीज़ को कवर कर देगा, तो हम काइटिक ही जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे। तो हम पहले लिख देते हैं कि हमारे पास बेसिकली ए बी सी डी एक काइट है, ठीक है। और काइट के कैरेक्टरिस्टिक्स के, काइट की प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से काइट के अंदर जो ये वाली आपके पास एंगल्स बनते हैं लाइक ए डी, ये वाला जो हमारे पास एंगल बन रहा है ए सी डी, और एक एंगल बन रहा है डी ए सी, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? सेम। ए सी डी का मतलब है ए सी और सी डी के दरमियान बनने वाला एंगल यानी ए डिग्री, और डी ए सी का मतलब है डी ए और ए सी के दरमियान एंगल बनने वाला यानी ये वाला एंगल ए डिग्री। तो इन अ काइट आपको पता होना चाहिए कि ए सी डी और डी ए सी, ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इसकी रीज़न भी इसके फर्दर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो साइड्स होती हैं आपके पास वही इक्वल होती हैं। ए डी बेसिकली इक्वल होती है, ये वाली साइड इक्वल होती है इस वाली साइड के, यानी आप कह लें ये इक्वल होगी सी डी के। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू जब आपके पास एंगल्स इक्वल हुए, साइड इक्वल हुए, तो ये मैंने यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है, तो ये चीज़ अब एक ट्राइंगल पूरा हो चुकी है, बन चुकी है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस ए डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल में जो टोटल एंगल का सम हो, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, वो हमेशा क्या आता है? 180। और इसको हम बोलते हैं एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ए डी सी, या आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं ए सी डी, या आप पे डिपेंड करता है। तो अभी इसको ए सी डी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a डिग्री, और 100 डिग्री को वैसे ही रखना पड़ेगा, और 180 को भी वैसे ही रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2a डिग्री, ये प्लस 100 को जब आप मूव करेंगे -100 हो जाएगा उस तरफ, या आप कह लें दोनों तरफ -100 कर लें तो भी मीनिंग सेम है। तो 180 माइनस 100, 180 माइनस 100 कितना होता है? वो जस्ट होगा 80। और यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपको 80 से डिवाइड करना पड़ेगा जब आप इक्वेशन की इस तरफ लेके आएंगे, या आप कह लें दोनों तरफ 2 से क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a डिग्री इक्वल टू 80 आंसर आया हुआ है। 82 यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2, और 80 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? ये होता है 40 डिग्री। और डिग्री को अगर आप डिग्री से कंपेयर कर लें तो a को आप लिख सकते हैं 40। तो इससे पता चला कि हमारे पास ये जो a आंसर है ये भी 40 है, तो ज़ाहिर बात है इसका नाम भी a है, तो ये भी 40 है। 40 प्लस 40 80, और 80 प्लस 100 180, यानी पूरे ट्राइंगल का सम 180 कंप्लीट आ रहा है। इसका मतलब वैल्यूज सही हैं। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया a। अब यही प्रोसीजर इस्तेमाल करके हम फाइंड आउट करेंगे b। तो आइए b डिग्री को फाइंड करते हैं। तो देखिए बी डिग्री को फाइंड करने का भी यही प्रोसीजर है, क्योंकि जैसा ट्राइंगल ऊपर बन रहा था वैसे ट्राइंगल नीचे भी है। इधर भी ये दोनों साइड्स क्या हैं? इक्वल है। तो दो साइड्स इक्वल वाला ट्राइंगल फिर से आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, और वो जिस बेस एंगल से कनेक्ट होंगे वो हमेशा सेम होंगे। तो ये दोनों साइड्स इन एंगल से कनेक्टेड हैं, और ये एंगल बेस एंगल कहलाते हैं, और ये हमेशा सेम होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। इसका मतलब अगर ये 61 होगा तो ये भी कितना होना चाहिए? 61 होना चाहिए, ठीक है। और इसकी रीज़न भी मुझे दोबारा से लिखनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये एक हमारे पास काइट है। यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी डी इज़ अ काइट। ये बेसिकली हमारे पास क्या है? एक काइट है। और काइट के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल आते हैं, क्योंकि वो ट्राइंगल्स होते हैं, उनकी साइड सेम होती हैं। तो पहले साइड मेंशन कर देता हूँ। तो साइड है, आप लेट से कह लें बी ए और बी सी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए बी और बी सी, तो आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं फ़िलहाल। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कि ए बी और बी सी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। इसी वजह से जो एंगल्स वहाँ पे बन रहे हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, यानी बी ए सी, यानी बी ए सी का मतलब है बी ए और ए सी के दरमियान बनने वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल। तो हम लिखूँगा यहाँ पे मैं कि बी ए सी, और इस तरह यहाँ पे भी लिखूँगा बी सी ए, ये वाला एंगल, ठीक है। बी सी ए, सी पे जो बन रहा है ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो इसको भी इसी प्रॉपर्टी के थ्रू लिख सकता हूँ कि 61 डिग्री प्लस 61 डिग्री प्लस बी डिग्री, क्योंकि ये अब ट्राइंगल बन गया है। इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल आना चाहिए? 180 डिग्री के। और आप यहाँ पे लिखेंगे भी एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिख दें। तो ट्राइंगल का नाम यहाँ पे है ए बी सी। तो ए बी सी, इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, सी बी ए भी लिख लें, या आप पे डिपेंड करता है। तो मुझे जो बेहतर लग रहा होता है मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो 61 में आप 61 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 122, और यहाँ पे बी डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री
तो ये +122 है, इसको आप दूसरी तरफ मूव करेंगे माइनस हो जाएगा, या दोनों तरफ -122 करवा दें तो भी बात सेम है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री -122 डिग्री। देखते हैं बी डिग्री का हमारे पास क्या आंसर आ जाता है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 58 डिग्री, और डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो आंसर आ जाता है 58। यही हमने फाइंड करना था। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 58। इस तरह हुआ है ये पार्ट नंबर ए कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। तो ये मैंने पार्ट नंबर बी लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एक काइट ही गिवन है। तो ये काइट की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह की है। आप इसको थोड़ा समझने के लिए ऐसे देखें तो ये शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। ये एक काइट ही है, बस उसकी ओरिएंटेशन थोड़ी डिफरेंट है कि स्ट्रेट काइट नहीं, वर्टिकल नहीं ड्रॉ करी हुई, थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी हुई है। तो आपने इसको उसी लिहाज से देखते रहना ताकि आपको काइट में कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो ये एक काइट है बेसिकली, अगर आप इसको इस तरीके से देखें। तो इस काइट के अंदर भी वही प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके जो पार्ट नंबर ए में हमने इस्तेमाल करी है, हमने वैल्यूज़ निकाल कर बतानी है इस सी डिग्री की। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ है जो कि सी डिग्री हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो काइट होती है, लेट्स से मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ एक रफ सी काइट। लेट्स से ये एक रफ सी काइट है। इस काइट के अंदर जो ये डायगोनल होता है ना, ये एक डायगोनल, ये इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जो इनसाइड होते हैं शेप के, वो इंटीरियर एंगल्स हैं यहाँ पे। तो इस काइट की प्रॉपर्टी होती है कि जितना एंगल यहाँ पे बनेगा ना, उतना एंगल यहाँ पे बनेगा, और जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना एंगल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि इनको कहते हैं बाइसेक्ट करना। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो हमारी ये वाली ही काइट आप बेसिकली कह लें कि इस तरह करके हमें बना कर दी गई है इस जगह पे। तो अगर आप देखें कि ये हमारी जो काइट है, इसमें ये वो डायगोनल है जो कि स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं अगर ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, क्योंकि ये एक डायगोनल है और काइट के अंदर जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो एक पार्ट तो 40 है, तो दूसरा पार्ट भी कितना होना चाहिए, 40, क्योंकि काइट की प्रॉपर्टी है ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। इसको 40 लिखने से क्या हुआ है कि अब हमारे पास जो ऊपर ट्राइंगल है उसमें सारे एंगल्स कंप्लीट हो गए हैं। एक 26 है, एक 40 है और एक सी है, क्योंकि वो एक ट्राइंगल बन रहा है। तो उसको फाइंड करना अब हमारे लिए मुश्किल नहीं रहा है। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ABCD इज़ अ काइट। ये एक बेसिकली क्या है, एक काइट है। और इन काइट में, काइट के अंदर जो इन डायगोनल होता है, ठीक है, और ये एक डायगोनल होता है, जस्ट ये बहुत सारे डायगोनल नहीं होते, ये एक डायगोनल होता है। तो ये जो डायगोनल होता है ये बाइसेक्ट करता है किसको, इंटीरियर एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स को। अब वो कौन से एंगल्स है जिनको बाइसेक्शन जिन पे होती है वो भी लिख देते हैं। एक एंगल है ये BAC, यानी जितना एंगल BAC होगा वो बेसिकली इक्वल बन रहा होगा इस वाले एंगल के, जो कि है DAC। तो DAC के एक तो बाइसेक्शन इन पे होती है तो ये दो इक्वल आते हैं। दूसरा ऐसा फिनोमेना यहाँ पे भी होता है, जितना एंगल यहाँ पे होगा यानी BCA, यानी BCA, उतना ही एंगल यहाँ पे भी होगा DCA, यानी ये वाला एंगल, तो DCA। ठीक है, तो आप और भी जो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर करने के लिए इनकी जो अरेंजमेंट होती है मैं बता चुका हूँ कि दरमियान में वो वाला एंगल आना चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। बाकी AB आगे पीछे हो सकते हैं, ये अलाउड होता है हमारे पास। तो आप इसको अपने लिहाज से भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो अब ये चीज़ें लिखने के बाद मुझे क्लियर हो गया कि ये एंगल तो 40 बनता है। तो अब ये है एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के केस में मैं इसको ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा कि C डिग्री प्लस 26 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के। और रीज़न, ये बेसिकली एंगल सम है किसका, एक ट्राइंगल का। और ट्राइंगल कहाँ पे है, ये ट्राइंगल है ADC, ये ट्राइंगल है ADC। तो 26 में आपको 40 ऐड करना पड़ेगा, तो वो आएगा 66 डिग्री और यहाँ पे आएगा 180 डिग्री। तो ये प्लस 66 है, इसको मूव कर लें वहाँ पे, तो ये -66 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 114 डिग्री, और डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो C का आंसर आ जाएगा 114। तो यही हमने फाइंड करना था। तो हम निकाल चुके हैं C की वैल्यू, जो कि कितनी आ रही है, 114।